ओके तो कुछ दिन पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ लेडीज फीमेल जजेस स्वर्न इन किए थे। तो उसके बाद हमारा जो मीडिया है, मीडिया, सोशल मीडिया, आईएएस आईपीएस, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, सारे लोग मतलब एकदम बावले होके नाचने लगे कि भाई इक्वालिटी आ गया, पता नहीं कितना बड़ा चेंज हो गया। लेडीज जजेस अब सुप्रीम कोर्ट में थे, आ गए इतने सारे। भाई सुप्रीम कोर्ट में तो लेडीज जजेस पहले भी थे, ठीक है। और रिसेंटली दो इंसिडेंट हुए, एक इंसिडेंट आज हुआ और दूसरा इंसिडेंट थोड़े दिन पहले हुआ। वो जो तीन चार लोगों ने, मुझे ढंग से ठीक से याद नहीं है, उनमें से जो चार लोग लेडीज फीमेल जजेस ने शपथ ली थी, अ, उनमें से एक जज ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग बोल रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, बस उनके उन्होंने जो कहा हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा यहाँ पे। शी सेड एंड आई कोट, in our society we haven't reached the point where men have needed protection from women. If there comes a time that women have an upper hand, then we will come to amending the laws. I am not saying that there is no misuse, but this cannot be a ground to throw out the law. We can do as much as we can to nip the misuse of at the bud. However, there is no denying that the power structure is in favor of men. ये बात कही है जस्टिस हिमा कोहली ने, ठीक है ना। पूरी बात जो आप बोले उसके आखिर में आपने एक लाइन लगा दिया, तो जो वो शक पैदा करता है कि आपका इंटेंशन क्या था। आपने क्या बोला कि द पावर स्ट्रक्चर इज इन फेवर ऑफ मैन, ठीक है। इस और एक और बात आज चीफ जस्टिस ने भी बोली, उसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। उनके भी बयान से यही सामने आता है कि लोग जो हैं, जो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, एक तो बात है कि उनको इक्वालिटी के नाम पे इक्वालिटी ऑफ आउटकम चाहिए। मतलब एंड में क्या रिजल्ट आएगा वो लोग उसको फिक्स करना चाहते हैं कि प्रोसेस जो भी हो, कंपटीशन जैसे भी हुआ हो, जो जिस भी बैकग्राउंड से आया हो, लेकिन एंड में हमको ये रिजल्ट ही चाहिए। तो भाई ये इक्वालिटी कैसे हुआ? ये तो अपीजमेंट हो गया। वो एक बात। दूसरी बात ये, जस्टिस हिमा कोहली ने जैसे कहा, सिमिलरली उनके लाइन पे ही बहुत सारे कोर्ट्स ने, बहुत सारे जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने प्रीवियसली ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि देयर इज नो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ फॉर मेन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट। अब आप लोग ये बातें बोल के करना क्या चाहते हो? आपका इंटेंशन क्या है? क्योंकि आर्टिकल जब एडल्ट्री जब क्रिमिनल ऑफेंस था, आप लोगों ने तो उसको स्क्रैप कर दिया। कोर्ट के पास तो ये अधिकार होता है ना कि आप लोग कर सकते हो। आप खुद से ही कॉग्निजेंस लेके आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे चिंता जताते हो। चिंता जताने के बाद आप लोग एक हाथ में तो आप एक्नॉलेज करते हो कि उत्पीड़न हो रहा है। दूसरे हाथ पे आप लोग ये बोल देते हो कि मर्दों को कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हो सोसाइटी को? आप मैसेज क्या देना चाहते हो सोसाइटी को? फिर मेल सुसाइड रेट्स इस तरीके से बढ़ रहे हैं, आए दिन ऐसे झूठे केसेस हो रहे हैं। और झूठे केसेस तो खाली एक एस्पेक्ट है मेंस राइट का, इसमें भी अलग-अलग बहुत कुछ होते हैं। वैसे बहुत सारे घटनाएँ हैं जो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, कि मर्द जो है वो ज़्यादतियाँ सहते रहता है, लेकिन समाज के डर से, कानून के डर से वो अपना मुँह नहीं खोलता। फिर जब ये ऐसी कमेंट्स आती है कोर्ट्स के तरफ से, और एक बात सबको माननी होगी, देखिए, भले लोगों का नेताओं पे भरोसा ना हो, पुलिस पे भरोसा ना हो, लॉयर्स पे भरोसा ना हो, लेकिन एक आम आदमी जो है, उसको आज भी कोर्ट के ऊपर कम या ज़्यादा उस पे भरोसा है, कोर्ट पे। उसे एक आम आदमी जिसका कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है, उसको अभी भी ये भरोसा है कि मैं अगर किसी तरह कोर्ट पहुँच जाऊँ, कोर्ट पे अपना किसी तरह केस डाल दूँ, तो शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। लेकिन उसी हैंड में जब आप ऐसे कमेंट सुनोगे,
तो वो एक आम आदमी को बहुत ठेस पहुँचाती है, एक आम आदमी के मन को दुःख पहुँचाती है ये चीज़ें, कि भाई देखो कि कोर्ट भी ये बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे साथ तो ज़्यादती हुई है, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं इस पे। तो इसी पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। बोधी भाई से शुरू करते हैं, फिर मनीष भाई अपना ओपनिंग रिमार्क देंगे। बोधी भाई? हाँ, थैंक यू भाई। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा इसमें कि ये वाला जो स्टेटमेंट आया है, ये ये स्टेटमेंट किसी इंडिविजुअल से पहली बार नहीं आया है। ये स्टेटमेंट हम लोग काफ़ी बार सुने हैं पिछले कई सालों में। जब जेंडर न्यूट्रल लॉ के लिए आवाज़ उठा है, तो कोई ना कोई आके अपने हिसाब से इस टाइप का मैसेज कन्वे किया है लोगों के लिए, और मतलब जो बनता था वो मोर और लेस सेम ही बनता था। तो ये जो स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग देखते हो क्या बोले हैं इसमें, और इसको थोड़ा-सा हम लोग डीपली एनालाइज़ भी करेंगे और इसका मतलब क्या निकलता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो बात इन्होंने बोला है कि हमारा सोसाइटी वैसा नहीं बना है अभी तक, जहाँ पे पुरुषों को महिलाओं से प्रोटेक्शन चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये बोला है उन्होंने कि जिस दिन वुमेन सुपीरियर बन जाएंगे, मतलब अपर हैंड वुमेन का होगा सोसाइटी में, उस दिन वो लॉ बदलेंगे। तीसरा ये बोल रहे हैं कि मिसयूज जो है लॉ का वो औरत कर रही है, ये इनको पता है, लेकिन ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता कि हम लोग लॉ को स्क्रैप कर दें। तो सबसे पहला बात तो ये है, कोई नहीं चाहता है कि कोई भी लॉ को स्क्रैप किया जाए। लोग चाहते हैं कि मर्दों के लिए जो है लॉ मिले, ताकि उनके ऊपर जो क्राइम होता है उसके लिए उनको न्याय मिल सके। तो ये वाला जो है, ये वाला आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, तो इसमें हम लोग बात ही नहीं करेंगे। और लास्ट वाला जो चीज़ इन्होंने लिखा है कि हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पावर स्ट्रक्चर जो है इज़ इन फेवर ऑफ मैन। तो अभी बात करते हैं कि रियलिटी क्या है। तो रियलिटी कुछ ऐसा है हिंदुस्तान में औरतों के लिए प्रिज़न है। तो जब कोई औरत क्राइम करती है, मर्डर करती है, चोरी करती है, डाका डालती है या किडनैपिंग करती है, जो भी करती है, उसके लिए उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको सज़ा मिलती है, वो लोग जेल भी जाते हैं। तो ऐसा कानून हिंदुस्तान में बना हुआ है। तो अगर कोई औरत अगर किसी आदमी का मर्डर कर देती है, तो उसके ऊपर 302 का केस लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मर्दों को औरतों से अ, प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अभी इन्होंने जो बताया है, वो किस चीज़ के हिसाब से बताया है, वो थोड़ा-सा बात करते हैं। उन्होंने बताया है कि जो जेंडर बेस्ड क्राइम होते हैं, उस जेंडर बेस्ड क्राइम में जो है, आदमियों को औरतों से बचाने का ज़रूरत नहीं है। तो जेंडर बेस्ड क्राइम को जो है, मैंने जो है एक मोटा-मोटा चार्ट टाइप में डिवाइड किया है मैंने। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बस हम लोग यहाँ पे आज जो है सिर्फ़ चार्ट टाइप का ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है स्टॉकिंग, दूसरा मोलेस्टेशन, तीसरा रेप, और चौथा जो है वो डीवी, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। तो स्टॉकिंग का बात अगर हम लोग करते हैं, तो स्टॉकिंग लड़कियां ज़्यादा करती नहीं है लड़कों के ऊपर, क्योंकि उनको जो है अम, इतना इतना होता नहीं है। ये लोग जनरली क्या ट्राई करते हैं कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, लड़का जहाँ पे जो जिस जगह पे वो है, उस जगह पे जिस जिस लड़के का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, वहीं पे वो लोग ट्राई मारते हैं, जो लोग स्टॉकिंग करने वाली लड़कियां होती हैं। तो वो लोग ऐसा नहीं है कि वो लोग 40-50 किलोमीटर दूर चले जाएँगे लड़के के पीछा करते-करते।
ऐसा होता नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा-सा अलग रखते हैं। दूसरा पकड़ लेते हैं मोलेस्टेशन वाला केस को। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर कोई लड़का जो है या आदमी जो है अगर बस में या मेट्रो में या ऑफ़िस में या कोई भी जगह पे हो, अगर कोई लड़की अपने प्राइवेट पार्ट्स को इंटेंशनली उसके बॉडी में टच कर देती है या फिर उसके कोई प्राइवेट पार्ट्स में हाथ दे देती है, तो उसके लिए आदमी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। इसमें हमारा लॉ जो है उसको कोई न्याय नहीं देगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। जैसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, अ, वो लोग शो वगैरह भी करते हैं, उसमें अगर कोई लड़की उनको छेड़ देता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में हाथ देता है या फिर उनको किस करने का कोशिश करती है, तो उनको सज़ा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है इंसिडेंट, हम लोग है ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक क्रिकेटर का बहुत जाना-माना ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे एक लड़की जाके ओपनली स्टेज में उनको किस करने का कोशिश की थी, उन्होंने हटा दिया था। और लड़की बहुत प्राउडली बोल भी रही थी कि हाँ, मैंने उनको उनको किस करने का कोशिश किया था मैंने, पर कर नहीं पाई। लेकिन मैं उनको छू पाई इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर ऐसा चीज़ें होती है तो लड़कियाँ प्राउडली बोलेगी कि हाँ, मुझे तो छेड़ने का मन था और भी छेड़ने का मन था, लेकिन मैं छेड़ नहीं पाई, या फिर अगर सक्सेसफुल हुआ तो आप बोले कि हाँ, मैं तो छेड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे कोई कानून है नहीं। तो ये हो गया मोलेस्टेशन वाला केस। तो दूसरा जो बनता है वो बनता है रेप का। तो मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि एक लड़का है जो रिसेंटली अपना 12 पास कर लिया, कॉलेज में आ गया है और वो चाहता है कि वो कुछ बड़ा आदमी बने, उसका करियर के ऊपर फोकस करे। वो चाहता है कि वो आईएएस बने या साइंटिस्ट बने या कुछ और बड़ा काम करे वो। तो इस टाइम में अगर उस लड़के का बगल में कोई औरत रहती है, कोई बगल वाली कोई आंटी हो गई, मान लेते हैं। अगर उस आंटी को वो लड़का पसंद आ गया और वो चाहती है कि उसके साथ उसको फिजिकल रिलेशन बनाना है, तो वो लड़का उस औरत को मना नहीं कर सकता है। और जो उसकी मम्मी होगी लड़के का, वो भी चाहे तो वो भी उसको नहीं बचा सकती है, क्योंकि वो 18 साल का हो गया है। और अगर किसी दिन वो औरत जो है इस लड़के को अपने घर में बुला लेती है कि बेटा मुझे कुछ मदद चाहिए, मेरे घर में आके मदद कर दो। वो जाता है अच्छा आदमी बन के कि मदद करूँगा आंटी को। वहाँ पे आंटी घर में ले जाके बोलती है कि अब मेरे साथ तुम सेक्स करो, अगर नहीं करते हो तो मैं चिल्ला दूँगी। चिल्ला के बोलूँगी कि तुम ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो वैसे उसको फिज़िकल रिलेशन में जाना ही पड़ेगा। और ऐसा एक औरत नहीं, जितना औरत चाहेगी उतना औरत करेगी, जितना लड़की चाहेगी उतना लड़की करेगी। और ये चीज़ हिंदुस्तान में उस टाइम में बोला जा रहा है, जब हिंदुस्तान की लड़कियाँ वर्ल्ड में पोर्न देखने में नंबर 1 है। और हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग, लड़कियां जो है, लड़कियों से लड़कों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को कोई लॉ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर जो है वो मर्द के साथ है। और जिस दिन वो अपर हैंड हम लोगों के पास आएगा उस दिन आपके लिए बनेंगे लॉ। मतलब ये बोल रहे हैं कि यूके आदमी अभी अपर हैंड में है, इसलिए औरत अगर आदमी को छेड़ती है, रेप करती है, तो उनको जो है कोई लॉ आदमियों को बचाना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं बनता है कि जब औरत अपर हैंड में चले जाएँगी और आदमी अगर उनके ऊपर अत्याचार करता है, तो क्या होना चाहिए? तो ये मैं बताना ही नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है ये सबको समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो अभी अभी जो है इतना तक ही रखता हूँ, मुझे आगे और कुछ पॉइंट रखना है। हाँ, और अच्छा, और एक पॉइंट छूट गया, डोमेस्टिक वायलेंस का।
डोमेस्टिक वायलेंस अभी जैसे हम लोग जानते हैं, जितने इतने सारे लॉज बने हुए 302 का, 307 का, 420 का, बहुत सारे लॉज है, सारे ही एप्लीकेबल है वुमेन के ऊपर। तो हिंदुस्तान का कानून मानता है कि वुमेन जो है वो वायलेंट हो सकती है, वो मर्डर कर सकती है, सब हर तरीके का क्राइम कर सकती है। तो वो औरत जो बाहर में जाके क्राइम कर सकती है, वो अपने घर में आके भी क्राइम कर सकती है, अपने पति को मार सकती है, अपने सास को मार सकती है, अपने ननद को मार सकती है। लेकिन हमारा कानून बोल रहा है इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि आपको जो है कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी बीवी अत्याचार कर रही है तो आप सहो। आपको हम लोग प्रोटेक्शन उसी टाइम में देंगे जब आप मर जाओगे। अगर आप मर जाओगे तो हम लोग उसमें 302 का केस लगाएँगे, उससे पहले जो है हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके ऊपर नहीं लगा सकते हैं, आपको सहना पड़ेगा। और अगर आप नहीं सह पाए, अगर आप कुछ और उल्टा करते हो, बीवी के खिलाफ जाते हो, उसके ऊपर हाथ उठा देते हो, तो हम लोग आएँगे, आपको अरेस्ट करेंगे, हम लोग फिर आपको जेल में डाल देंगे। तो आपको तब तक सहना है जब तक आप मर नहीं जाते। आप उससे पहले अगर उसके ऊपर आप जवाब देने का कोशिश करते हो तो फिर हम लोग आ जाएँगे। तो आपको सहना है, तब तक सहना है जब तक आपका जान नहीं निकल जाता। तो ये बेसिक इसका जो है स्टेटमेंट का एक सिंपल सा एनालाइज़ेशन है। तो इसका हम लोग जो है आउटकम के ऊपर भी बात करेंगे, इसका कंसीक्वेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी मनीष भाई से थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि उनका अपना क्या मतलब इसके ऊपर क्या रिमार्क रखना चाहते हैं, तो आगे जाके हम लोग उसको फिर डिस्कस करेंगे। हाँ जी। तो मैं आप सबको पहले गुड इवनिंग कहना चाहूँगा। जो ये स्टेटस हम देख रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट हम देख रहे हैं हिमा कोहली जी का, तो ये स्टेटमेंट हम सबने पढ़ा, हम सबने इसके बारे में जाना, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी तरह से जो है एक बेबुनियाद स्टेटमेंट है और इस तरह का स्टेटमेंट उन्हें नहीं देना चाहिए था, खास करके तब जब उन्हें जस्टिस बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का। और जब आप इस पद पे पहुंच जाते हैं कि जब आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप एक ऐसे पद पर हैं जहां पर आपको सबको न्याय देना होता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन से रिलीजन से है, कौन से कास्ट का है, कौन से जाति का है, कौन से रंग का है और कौन से जेंडर का है। इन सबको बाजू रखते हुए, सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आपको एक जस्टिस स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। और जब आप ऐसी जगह पर बैठते हो, तो आपके पास बहुत पावर होता है और हमें सबको पता है कि आपके पास जितनी शक्ति है, उतनी ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, आप एक तरफ जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन जब हम आपराधिक मामलों पे आते हैं और जब हम वहाँ देखते हैं कि एक अपराध जो पुरुष कर रहा है और एक वही अपराध जो एक महिला कर रही है, तो दोनों को जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसमें भेदभाव क्यों है? अगर आज रास्ते पे आप जा रहे हैं, आपसे किसी लड़की ने बदतमीज़ी करी हो या ना करी हो, आपने उसको थप्पड़ मारा हो या ना मारा हो, अगर लड़की बस इतना कह दे कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है या इस लड़के ने मुझे मारा है, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं। लेकिन वहीं कोई लड़का 2 मिनट में 22 थप्पड़ खा जाता है और ये सारी दुनिया देख रही है, ट्विटर पे देख रही है, यूट्यूब पे देख रही है और पुलिस वहाँ जो खड़ी है वो भी देख रही है। और उसके बावजूद उस लड़के को जो है थाने लेकर जाया जाता है, लड़के की सुनवाई नहीं होती, लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। जब ट्विटर पे शोर-शराबा होता है तो उस लड़के को रिलीज़ करके और तब जाके लड़की के ऊपर कार्रवाई की जाती है। खैर, लड़की को तब भी अरेस्ट नहीं किया गया। अब इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद, हम हितेशा चंद्रानी जो ज़ोमैटो गई का जो केस हुआ था, उसमें जो हितेशा चंद्रानी जो थी,
उन्होंने भी कुछ इसी तरह का काम किया। उन्होंने अपने स्किल्स का यूज़ किया, मेकअप किया, अपने नाक के ऊपर, अपने हाथ के ऊपर, और मीडिया में आकर बताया, पहले लड़के ने घोंसा मारा है, उसके बाद उसने डोर बंद किया जिससे मेरे हाथ पे चोट लग गई। तो पहले दिन के वीडियो में वो हाथ पे चोट नज़र नहीं आई, मगर तीसरे दिन के वीडियो में हाथ पे कट नज़र आ रहा है। सारी दुनिया ये खेल देख रही है, मगर शांत है, मौन है और चुप है, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता। और इतने सारे बड़े-बड़े इंसिडेंट्स होने के बाद अगर कोई जस्टिस आकर इस तरह का बयान देता है, तो एक आम आदमी, जैसा कि रोनी भाई बोल रहे थे, कि कोई भी इंसान आज की डेट में भी अगर किसी परेशानी में पड़ता है, तो वो ये सोचता है कि मैं अगर किसी तरह से भी कोर्ट चला गया, तो मैं न्याय प्राप्त कर लूँगा। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा जो जस्टिस है, वो इस तरह से बात करता है, तो किसके अंदर, कौन से पुरुष के अंदर ये भावना रह जाएगी कि अगर मैं कोर्ट जाऊँगा, तो मेरी सुनवाई होगी और मेरी बात मानी जाएगी। आज भी ये देखा जाता है कि अगर लड़की गलत पक्ष में है, तो लोग आते हैं, मगर उसकी तरफ से आते हैं, उसको समझाने के लिए कोई नहीं आता। वो ये कहते हैं कि भाई तुम लड़के हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जाने दो यार, लड़की है, माफ़ कर दो। मगर लड़की कभी झुकती नहीं है, लड़की कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी कि उसकी गलती है। कितना भी उसने बड़ा कांड कर दिया हो, मगर वो एपोलॉजी नहीं देगी, कभी नहीं देगी। और उसके पक्ष से जो लोग आएँगे, भले ही वो एडवोकेट हों या उसके रिलेटिव्स हों, वो ये कहेंगे कि भैया लड़की से गलती हो गई है, आप तो लड़के हो, आप तो समझदार हो, आप माफ़ कर दो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर लड़के से गलती हो गई है, मान लीजिए कि लड़के ने गलती कर दी और वो लड़का अपनी गलती की माफ़ी माँग रहा है, उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि मुझसे गलती हो गई, मैं बस में चढ़ा था, मेरा हाथ गलती से लग गया उसको, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, जेनुइनली गलती से लगा है। और वो इस चीज़ को मानता भी है और वो माफ़ी माँग रहा है। तो आप बताइए कि आज के ज़माने में अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, तो क्या लड़की को लोग ये समझाएँगे कि जाने दीजिए लड़का है, उससे गलती हो गई, गलती से हाथ टच हो गया उसका। क्या कोई इस बात को जस्टिफ़ाई करने आएगा लड़के के पक्ष से? या आप ये देखेंगे कि इमीडिएटली लड़के के ऊपर चप्पल-जूते बरसने शुरू हो जाएँगे? उसकी बात कोई नहीं सुनेगा कि मेरे से गलती से टच हुआ, बस चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, मैं ज़रा-सा आगे हो गया, टच हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, या भीड़ ज़्यादा थी, मुझे उतरना था, अगर मैं नहीं इस तरह के एक्शन लेता, तो मैं नहीं उतर पाता। मगर उसके रीज़न्स, उसके जो जेन्युइन जो बात वो करना चाहता है, उसको दरकिनार करके वहाँ पे हीरो बनने के लिए काफ़ी सारे सिम्प्स आगे आएँगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर खड़े जो फेमिनिस्ट माइंडेड लोग हैं, जो ये लोग सोचते हैं, जिनके मन में फेमिनिज़्म का मतलब ये है कि आप मेन के अगेंस्ट में हेट्रेड फैलाएँ, वैसे लोगों को पॉइंट मिल जाता है कि भैया यही मौका है, चिंगारी लगी हुई है, इसमें घी डालिए। और उसके बाद देखिए कि वो छोटा-सा एक इंसिडेंट कैसे तड़कता-भड़कता एक मसाला बन के न्यूज़ चैनल्स पे चलना शुरू हो जाता है। मेरा अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों से सवाल ये होगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो इनका जो ये कहना था, हिमा कोहली जी का जो ये बयान था, वो कितना सिद्ध होता है? वो कितना सही है? और एज़ अ जस्टिस उनको ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? मैं इस पे कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐड करता हूँ। इन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया, मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितना इस चीज़ को वो किया है। और रियलिटी क्या है ये तो आप सभी को पता है कि अपने देश में कोर्ट प्रोसीडिंग्स कितना लंबा चलती है। एक मामूली सा डिवोर्स केस जिसमें कोई झूठे केसेस भी नहीं है, जस्ट 1-2 केसेस होंगे, उसको भी 20 साल, 25 साल खींच देते हैं हमारे देश में। तो इतने सारे केस, इतना लंबा जब केस चलता है, तो एट द एंड ऑफ एक्विटल, एट द एंड जब उसका एक्विटल होता है, तो सामने वाले पक्ष पे जो बंदा है, मतलब हस्बैंड है, अगर उसके ऊपर झूठा केस भी किया हुआ होता है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि उस बंदे में, उस
मर्द में, इंसान में इतनी शक्ति और बची है कि वो और 20 साल कोर्ट में जाके अपना ज़िंदगी बर्बाद करे कि क्यों मेरे ऊपर झूठा केस हुआ। और अगर कर भी देता है तो 20 साल में उसको क्या मिलेगा? ₹500 का फाइन लगेगा जिसने झूठा केस किया हो, ठीक है? और हमारे देश में अगर जजेस फाइनल ऑर्डर में लिख दें कि ये केस झूठा था, तो वो ऑलरेडी झूठा साबित हो जाता है, लेकिन लिखेंगे नहीं। आपको उसके लिए अलग से केस करना होगा, जो कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो डिक्लाइन कर दिया जाएगा, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखो, पश्चिम के जो जो देश हैं, उनमें कई सारे स्टडीज़, रिसर्चेस इवन ऑक्सफोर्ड का भी एक रिसर्च है इस पे, किए गए हैं उन सारे देशों में, जिनमें आप टॉपिक ले लो कि डोमेस्टिक वायलेंस, वहाँ पे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस बोलते हैं। हम डोमेस्टिक वायलेंस बोल रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, एसिड अटैक्स, इन सारे जो जेंडर बेस्ड क्राइम हैं, जो एक हम एक्चुअली ये क्राइम्स जेंडर बेस्ड नहीं है, एक स्टीरियोटिपिकल उसको बना दिया है हमारे बायस्ड माइंडसेट ने कि अगर हम रेप बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, एसिड अटैक बोलते हैं, तो खाली हम हमेशा मान के चलते हैं कि विक्टिम एक जेंडर से होगा और जो ऑपरेसर है, जो क्रिमिनल है, वो एक जेंडर से होगा। तो उन देशों में जो ये सारे स्टडीज़ हुए हैं, इनमें मोर और लेस ये पाया गया है कि जो रेप विक्टिम्स हो, मोलेस्टेशन के विक्टिम्स हो, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हो, उसपे आपका जो 50-50% है विक्टिम का, अगर आप जेंडर वाइज़ आप उसको सेग्रीगेट करोगे तो। मतलब मर्दों के ऊपर भी हो रहा है, औरतों के ऊपर भी हो रहा है। लेकिन हम तो इंडियन है भाई, हम तो परम ज्ञानी लोग हैं। हम ऐसे स्टडीज़ में अपना वक़्त और पैसा ज़ाया नहीं करते। जो दिमाग में आए, जो अपने एजेंडे को सूट करे, जिस पे टीआरपी बढ़े और वेबसाइट्स पे क्लिक आए, हम वही अपना छाप देंगे, बस इतना ही। फिर इतने सारे स्टडीज़ जब हो रहे हैं, तो जब आप इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आप सुप्रीम कोर्ट में एक जज हैं, आप कैसे ऐसे बयान दे सकते हो? क्या आप बोलोगे कि जैसे बोधी भाई ने बोला कि पावर स्ट्रक्चर को लेके आपने बोला, तो अगर सेम अगर वो ऊपर हो जाए तो? जब महिलाएँ ऊपर चली जाए और आप समाज का नज़रिया पुरुषों के प्रति ऐसा ही रहे और वो रेबेल बन जाए और कानून को अपने हाथों में उठाने लगे, तो आप ऐसा बोलोगे? नहीं बोल पाओगे आप। फिर एक जो आम आदमी है, जैसे आप मनीष भाई ने जितने भी एग्ज़ाम्पल्स दिए, 2 मिनट में 22 थप्पड़ खा लेता है बंदा और पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस इंतज़ार करती है कि कब सोशल मीडिया पे कोई आउटरीच होगा, तब जाके एफआईआर रजिस्टर करेंगे लड़की के खिलाफ। इससे पहले तो विक्टिम के खिलाफ, मतलब लड़के के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करके उसको जेल में भी डाल दिया। रात बितानी पड़ी उसको जेल में। फिर जब सोशल मीडिया पे आउटरीच होगा, तब उसके बाद नाम के वास्ते उसको थाने पे बुलाएँगे और चाय समोसे पिला के मीडिया के सामने इंटरोगेशन, देखो आप। मुझे तो नहीं पता कैसे, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऐसा इंटरोगेशन भी होता है। मीडिया के सामने इंटरोगेशन हो रहा है, टेबल पे चाय समोसे रखे हुए हैं, तो क्या हुआ वो तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हो। फिर बात आती है कि कॉमन मैन की। कॉमन मैन क्या करेगा इस पे? ये सारा जो चीज़ है। इसके अब आम आदमी जो है, वही बात घुमा के आ जाती है, जिसके पास पैसा है वो तो किसी तरह बाय आउट कर लेगा अपने आप को, ठीक है ना? और जो एकदम लोअर क्लास है, वो तो यार एक तो सहता रहेगा या फिर ऐसे झमेले में जाएगा ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। दूसरा है, जो फिर मिडल क्लास वाला है, वो क्या करेगा? वो लॉयर के पास जाएगा, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि आप देखो, कोई अगर बंदा हो आपके जान-पहचानने वाला, आप अपने आस-पास देखो, बहुत से ऐसे पुरुष आपको मिलेंगे, जिनके साथ घर में बहुत गंदा-सा उनके साथ बिहेव किया जाता है उन लोगों के साथ। जैसे मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने परसों ही देखा था, एक आदमी है, बहुत अच्छा है वो।
वो अपने घर में आके पूछता है कि खाना दे दो, काम करके बंदा आया है। दूसरे साइड से रिप्ले क्या आता है आप पता है आपको? कि तेरे बाप के नौकर नहीं है, बना दिया उतना ही काफ़ी है, लेके खा ले। सेम चीज़ ये मेंटल टॉर्चर है या नहीं है, ये तो मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूँ, जो भी लोग देख रहे होंगे। तो सेम चीज़ें अगर ऐसा कोई मर्द करता किसी औरत के ऊपर, उसके ऊपर तो केस इंस्टेंट रजिस्टर कर देते पुलिस, अगर कंप्लेंट करते तो। लेकिन ये जो बंदा है वो शर्म के मारे बोल नहीं सकता, वो तो हमने देख लिया सामने ही, इसी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं तो हमको भी नहीं दिखता। वो तो हमारे सामने इतना हो गया, लेकिन घर के अंदर क्या होता है वो किसको पता? वो बंदा चुपचाप सहता रहेगा। अगर मुश्किल से वो बता दे भी, तो सबसे पहले दूसरों को छोड़ दीजिए, अगर वो अपने भरोसेमंद दोस्तों को भी बताए कि भाई मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर मेरा रेप हो गया या फिर मेरा मोलेस्टेशन हो गया, तो सबसे पहले उसके जो अपने पास के दोस्त होंगे, सबसे करीबी जिगरी दोस्त होंगे, वही लोग उसका मज़ाक उड़ाएँगे। तो इनमें से इन सब में उसके पास बचता क्या है? और अगर कुछ लोग अ, हिम्मत जुटा के पुलिस के पास मतलब पुलिस के पास चले भी जाते हैं, तो पुलिस भी आपके ऊपर हँसेगी या फिर बोलेगी आपका घर का मामला है भाई। और और रिसेंटली जो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, कि एक आर्टिकल आया था कि जो हमारे एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो कि सिर्फ़ महिलाओं को फैसिलिटेट करते हैं, उनमें पुरुषों की कॉल करने की तादाद 40% या कितने परसेंट से ज़्यादा हो गई। आप सोचो कि पुरुष जो विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, उसको कोई चारा ही नहीं छोड़ा, उसको इस तरह मतलब अकेला छोड़ दिया गया है कि तेरे ऊपर अगर कुछ हो रहा है, तो नॉट जस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, आप किसी भी क्राइम को ले लो। मेल रेप्स एक्नॉलेज नहीं करते इंडिया के लॉज़, डोमेस्टिक वायलेंस भी एक्नॉलेज नहीं करते और यह तो घर का मामला बता देते हैं। तो बंदा जाए तो जाए कहाँ? जी, मनीष भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं एक यही बात कहना चाह रहा था उस वक़्त के जैसे आप बता रहे थे, तो जब आपने डिस्कस किया कि अपने दोस्तों से बताएगा, तो उसी वक़्त मुझे एक रिसेंट की एक जो है ना घटना याद आ गई और उसको मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा 1 लाइन 2 लाइन में मैं ख़त्म करूँगा जल्दी से, कि हमारे मेंस राइट में एक मेंबर थे हमारे, प्रकाश नाम था और वैसे तो वो ट्विटर पे माइटी द डेल्यूजन स्लेयर नाम से उन्होंने अकाउंट बनाया था। तो उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था, आप यकीन नहीं मानेंगे उनको डीएम्स आ रहे थे जिसमें काफ़ी अश्लील तरीके की फ़ोटोज़ और अश्लील तरीके के मैसेजेस उनको किए जा रहे थे। अब उन्होंने घर पे बताना नहीं ज़रूरी समझा क्योंकि माँ-बाप से क्या डिस्कस करें ये चीज़ें। मगर वो इस चीज़ को लेके परेशान हो गए क्योंकि इस तरह के अश्लील मैसेज अगर किसी को आते हैं, किसी भी लड़की के द्वारा या किसी भी फेक अकाउंट के द्वारा भी, तो भी एक अनकंफर्टेबल माहौल क्रिएट हो जाता है उसके लिए। तो उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी बाकायदा मेरे साथ शेयर किए थे और उन्होंने जो उसका रिस्पॉन्स दिया वो भी उन्होंने मुझे बताया। मैं इस चीज़ को समझ गया, मैंने उनको सपोर्ट किया लेकिन जब उन्होंने यही चीज़ अपने दोस्तों में बताई, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे रोनी भाई अभी बता रहे थे कि उनके दोस्तों ने उसका मज़ाक उड़ाया। उसको ये बोला, "अबे तेरे को कौन लड़की छेड़ेगी? अबे तेरे को कौन छेड़ेगा? ये ऐसी हरकतें तेरे साथ कौन करेगा?" इस तरह की बातें करके और कह रहे थे उसको उनके साथ ये भी कहा गया, "अबे तू लड़की है क्या जो तेरे को लोग छेड़ेंगे?" तो इस तरह की बातें कहे। ये सारी चीज़ें सुनकर अपने बहुत करीबी दोस्तों से उनका जो है मनोबल गिरा और बंदा हताश हो गया, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन में चले जाना। और नेक्स्ट डे उन्होंने ये इंसिडेंट मुझसे शेयर किया, जिसके बाद उनकी तबीयत और ख़राब हुई और दूसरे दिन शाम को हमारे पास ये खबर आई कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। वो इस जो ट्रॉमा था, जो मेंटल ट्रॉमा था, उसको वो नहीं झेल सके, जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसी में उनकी मतलब उन्होंने उसी दिन अपनी आखिरी साँसें ली।
हमारे मेंस राइट के लिए, हमारे एनजीओ के लिए ये बहुत बड़ा एक झटका था और हमने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी जो है ये इसका लिंक देना चाहूँगा, तो लोग उस वीडियो को देख सकते हैं उस लिंक से। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो रोनी भाई, ये इंसिडेंट मैं बस यहाँ पे ऐड करना चाहता था आपके पॉइंट को थोड़ा मजबूत करने के लिए। खैर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। तो बोधी भाई ने आपने जो वो 2 औरतों की बात की जो पहले तो मर्दों को मार रही थी, उसके बाद मर्दों ने उल्टा इनको मार दिया। इससे एक चीज इस पे आपको इस इंसिडेंट से आपको नोटिस करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और लखनऊ वाला जो केस था, जब वो केस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, फिर भी तब भी बहुत सारे लोग थे जो न्यूट्रल लोगों की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल लोग जितने भी थे, वो लोग आपके वो लखनऊ वाले जो लड़की थी प्रियदर्शनी, उसके साइड पे थे, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे थे, कैब ड्राइवर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये इंसिडेंट सामने आया तो सारे लोग एक तरफा उन 2 औरतों के खिलाफ चले गए और उन 2 मर्दों को सपोर्ट करने लगे, ठीक है। उसके बाद जब काफी सारे मीडिया आर्टिकल्स सामने आए कि एक्चुअली में गलती औरतों की नहीं थी, गलती थी उस औरत के पति और उसके जो दोस्त थे जिनकी पिटाई हुई थी पहले, उन पे। तो इसको आप गौर से देखो, जिन मीडिया हाउसेस ने इस खबर को सामने लाया, सेम मीडिया हाउसेस ने पहले लखनऊ वाला केस भी सामने लाया था और कैब ड्राइवर को गलत ठहराया था, उसको दोषी ठहराया था। तो इन सब का आपको क्या सिला मिला? अब जो है लोग, अगर मैं अगर मान भी लेता हूँ कि जो न्यूज़ बाद में आई कि एक्चुअल में उन औरतों की कोई गलती नहीं थी, उनके साथ जो भी कुछ भी व्हाटएवर हैपेंड विद देम, तो उसको अगर सच भी मान लेता हूँ तो अभी ऐसा हो गया है कि लोग आपके, अगर उनको मैं रियल विक्टिम मानता हूँ, तो लोग अब रियल विक्टिम को भी बिलीव करने को तैयार नहीं है। जो आपका जो ये सिस्टम चल रहा है बायस लॉस का, और जो ओवरऑल सोसाइटी का जो बायसनेस है मर्दों के खिलाफ, उसके कारण अब जो जिनके घर में बाप भाई है, वो औरतें भी अब इन औरतों को, अगर वो विक्टिम असली में विक्टिम है, तो उनको भी अब सपोर्ट नहीं करते। तो ओवरऑल नुकसान किसका हो रहा है? औरतों का खुद ही का ही हो रहा है। क्योंकि मतलब एक वो है ना कि कोई भी आप काम करो, भले पुलिस से बच जाओ, लेकिन कर्मा आपको नहीं छोड़ेगी। कर्मा बिल्कुल ठीक टाइम पे आपके दरवाजे पे आएगी। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि अभी रिवर्स हो रहा है कि अब लोग अगर जेन्युइन विक्टिम भी आएंगे, जेन्युइन विक्टिम को भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। और दूसरा होता है कि क्राइम्स ऑन मेन, अगर मर्दों के ऊपर महिला कोई क्राइम करती है, तो उसको तो हमारा जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है एनसीआरबी, वो उसको अलग से कैटेगराइज ही नहीं करता, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करता, उसको जनरल क्राइम्स के कैटेगरी में डाल देंगे। उसके बाद फेमिनिस्ट आके हमसे पूछेंगे, जिनको पता है कि ये क्राइम्स के डेटा ऐसे कैटेगरी में नहीं डाले जाते, वो आके हमको बोलेंगे कि डेटा दिखाओ। डेटा कहाँ से दिखाए भाई, जब है ही नहीं। इनको जनरल क्राइम में डाल देंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं मर्दों पे तो कोई क्राइम हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जितने भी रेप या किसी भी लॉस के अंडर जब कोई फाइल करे, मान लो कि जितने भी लोगों ने रेप केसेस फाइल किया है, उन्हीं को मरवा दो या फिर उन्हीं को हटा दो, उसके बाद बोलो कि हमारे देश में तो रेप होता ही नहीं। ये तो ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को आप कैसे देखें, इस चीज को आप कैसे टैकल करें, इसके जवाब के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं आज के डिस्कशन को। मेरा जवाब भाई सीधा और सिंपल है कि ये जो आइडियोलॉजी है ना, आप मानो या ना मानो, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको नहीं पता फेमिनिज्म क्या है, या फिर किसी भी इंसिडेंट के साथ फेमिनिज्म का क्या लेना देना। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसी से प्रभावित होके,
इसी से प्रभावित जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन लोगों की मदद से ही ये बायस लॉज आए हैं। और जब ये लॉज आ रहे थे तो लॉ कमीशन हमारे जो एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है किसी भी लॉ को लाने से पहले, उनमें बहुत सारे जो हमारे फेमिनिस्ट लॉयर्स है उनको अपॉइंट किया गया था। तो जब अगर हमारे लॉ मेकर्स फेमिनिज्म से इन्फ्लुएंस नहीं होते तो इन लोगों को पहले तो अपॉइंट ही नहीं करते। इन्हीं लोगों ने इन लॉस को लाया है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। अगर आपके पास क्षमता है, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन यही हकीकत है, यही रियलिटी है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप न्याय की लड़ाई लड़ सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप छोड़ दो, आप भूल जाओ, आपको न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं है अनलेस दैट हैपेंस बाय चांस। तो या तो आप सहते रहो, या अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लड़ाई लड़ो, और या फिर आप इन सब से दूरी बना लो। मुझे इसमें और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मनीष भाई, इस पे आपका कमेंट आखिरी, और उसके बाद बोधी भाई का क्लोजिंग कमेंट।